पुलिस प्रोटेक्टर ऑफ पीपल और पपेट ऑफ पॉलिटिशियंस। मेरे साथ यशवंत जुड़ गए हैं। यशवंत मीडिया का एक ऐसा नाम है जो बिना डरे बिना रुके उनका अपना वो चला जा रहा है कारवां। उन्होंने बहुत से सच उजागर किए और उसका इन्होंने भरपूर, जिसको कहते हैं, ही हैज पेड द प्राइस फॉर बीइंग ऑनेस्ट, और उस चेहरे को दिखाने के लिए मैं यशवंत जी आपके पास एक चीज समझना चाहूंगा, क्योंकि आप पत्रकार के तौर पे आपने सुबह से शाम तक पुलिस का जो भी अच्छा बुरा रूप होता है वो आपने देखा है, और हम लोग पुलिस को जो भी कह लें, लेकिन अगर आज भी ये तो है ही कि कुछ होता है तो थाने में ही जाके रिपोर्ट कराना होता है, क्योंकि कहीं तो यह है कि वहां शायद कोई ऐसा बैठा हो जो ठीक कर ले। मैं एक चीज आज भी नहीं समझ पाया हूं कि ये चुनाव जैसे ही जीतते हैं हमारे नेताजी लोग और लोगों के बीच जाते हैं, वोट मांगते रहते हैं, चुनाव जीतते ही वो जनता के प्रतिनिधि को सुरक्षा की जरूरत क्यों पड़ जाती है? उनको दूसरे दिन, मतलब 24 घंटे कम समय में एक कोई थाने से आदमी आ जाता है जो अभी तक उनको पकड़ने के लिए दौड़ रहा था, अब वो उनकी सुरक्षा करने लगता है। तो ये पुलिस को अगर हम लोग एक तरफ तो कह रहे हैं ठीक है वो कठपुतली बनता जा रहा है पॉलिटिशियन की, लेकिन हमारी व्यवस्था ही वैसी हो गई है कि पुलिस वाले को ही आप, जो अभी तक नेताजी को पकड़ने के लिए दौड़ रहा था, अब वो उनकी सुरक्षा में लगा दिया जा रहा है। यशवंत जी नमस्कार। इस शानदार आयोजन के लिए बधाई। आप बीच बीच में करते रहते हैं एक लंबा विमर्श जो है विभिन्न टॉपिक पे। मुझे अच्छा लगा कि आज जो है बहुत ही मौजूद सवाल पे हम लोगों को जोड़ा है आपने। एक सूचना मैं और दे दूं कि आज एक अशोक कुमार नाम के शख्स ने ट्वीट किया है। उन्होंने डीआईजी पीएसी पे आरोप लगाया है कि वो देर रात उनकी बेटी को फोन करके परेशान करता है, और 3 ट्वीट किए हैं उन्होंने जो है। तो बताया जाता है कि शायद वो अशोक कुमार जी की बेटी उनसे ब्याही हुई हैं डीआईजी पीएसी से, और कुछ फैमिली डिस्प्यूट है। लेकिन उतने बड़े पद पे बैठा हुआ आदमी देर रात अगर फोन करता है, अनवांटेड कॉल करता है, तो अगर हम लोग करें तो माने जो है तुरंत उठ जाएंगे। लेकिन चूंकि वो आईपीएस हैं, और ऐसा माना जाता है इस देश में कि यहाँ पे 2 तरह के खुदा होते हैं, निजाम होते हैं, राजा होते हैं। एक होते हैं जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, जनता से चुने जाते हैं। दूसरे होते हैं जो एग्जाम देके चुने जाते हैं। तो माने एक तरह से राजभोग जिसको कहते हैं, वो इन लोगों का अपना एक राइट है। मैं क्या कहूँ, चूंकि मैं खुद भी पीड़ित हूँ। अभी 1 महीने के भीतर ही 2 मुकदमे मेरे ऊपर हुए हैं। एक शाहजहांपुर में हुआ है, एक नोएडा में हुआ है। जिस संपादक ने लूट की फर्जी खबर गढ़ी और पुलिस उससे परेशान हुई, उसी संपादक ने बाद में कि ये लूट की झूठी कहानी सुनाई है, ऐसी खबर जब हम लोगों ने भड़ास पे पब्लिश की तो उन्होंने मुकदमा कर दिया कि आपने मेरा चरित्र हनन किया है। जबकि उन्होंने जो है लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठाया, फर्जी सूचना दी, पुलिस परेशान हुई। लगातार 3-4 दिन सैकड़ों की संख्या में पुलिस टीमें घटना का रियल चित्रण करती रही, जांच करती रही। माने कितना पैसा खर्च हुआ होगा, कितने लोग इन्वॉल्व हुए, तो उस संपादक पे कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। तो हम लोग, मतलब मेरा एक बहुत ही खास किस्म का तजुर्बा है कि अगर आपका शोर सिफारिश पौवा है, जो कि बहुत कम लोगों का होता है आबादी के हिसाब से, तो आप तुरंत, आपको जो है मनमाफिक धाराएं मिल जाती हैं, किसी पे लगवानी हो या खुद पे न लगवानी हो, दोनों हिसाब से। एक बड़ी चीज है कि जो आपने सवाल किया, एक नीतिगत सिद्धांतगत सवाल किया कि भैया पुलिस जो है आखिर है किसके लिए? सत्ता में चुनाव जीतते ही लोगों के खड़ी हो जाती है। तो मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन जो है बेसिकली सत्ताधारी पार्टी का, सत्ता में रहने वाले लोगों की लठैत होती है। इसमें वो लठैत न हो, ये उनकी उदारता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो लठैत ही होती हैं। इसलिए आप देखिए कि जो भी सरकारें होती हैं अपने लठैत किस्म के लोगों को ही फील्ड में तैनाती देती हैं, जो थोड़े सोचते विचारते हैं उन्हें जो है संट किए रहती हैं। तो मुझे लगता है कि ये माने लोकतंत्र कहने को है, लेकिन इस देश में जो चीजें हैं अपने रियल फॉर्मेट में आ गई हैं। अब चुनाव वही जीतता है जो पैसे वाला हो, बाहुबली हो, माफिया हो, धनबली हो। वो पैसे खर्च करके आएगा तो जाहिर सी बात है वो पैसे उसको उगाने हैं, तो पुलिस प्रशासन को अपने हिसाब से वो अरेंज करता है। हमारे जिले गाजीपुर में एक मंत्री जी हुआ करते थे पिछली सरकार में, तो चूंकि मैं नजदीक से जानता हूं इसलिए मुझे पता है, वो गाजीपुर के कोतवाल तक की तैनाती करते थे। और वहां क्योंकि 3-4 मंत्री थे गाजीपुर से, तो थाने बटे हुए थे मंत्रियों के बीच में कि भाई नंदगंज, करंडा और कोतवाल 3 एक मंत्री जी देखेंगे। तो उन 3 थानों से जो गाही होती थी मंत्री तक जाती थी।
तो उन 3 थानों का जो कारखास होता था दरोगा, जो पैसे मैनेज करता था, उसकी सीधी सेटिंग जो है मंत्री से होती थी, बात करता था सीधे जो है वो। तो मैंने जब मंत्री जो है एक एक थाने उनको दिए जाते हैं और उस थाने से कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, इस तरह की चीजें वो हैंडल करेंगे, तो आप सोच सकते हैं कि उसमें एसपी, डीआईजी, आईजी की भूमिका कितनी रह गई। तो मुझे लगता है कि हम अपने सबसे निकृष्टतम दौर से गुजर रहे हैं, जहां पे पुलिस प्रशासन जो है शुद्ध रूप से सत्ता के लठायत हैं, ये सत्ता के गुंडे हैं, सत्ता के बदमाश हैं। सत्ता इन्हें अपने हिसाब से जैसे चाहती है संचालित करती है, जिनको चाहती है मरवा देती है, जिनको चाहती है बचा देती है। अभी कल मैं पढ़ रहा था कहीं कि धनंजय सिंह को यूपी पुलिस खोजे नहीं मिल रही है, और जो है खुशी दुबे जो है लाख प्रयास के बावजूद नहीं छूट रही है। मैं यशवंत जी आपसे एक चीज समझना चाहूंगा। आप रिपोर्टिंग में रहे, ये सब देखे, एक नया कल्चर और शुरू हुआ है और मैं तो इसको देख के हतप्रभ हूं। वर्दी पहन के पॉलिटिकल बॉसेस का पैर छूने का मतलब, कैसे कोई वर्दी पहन के कोई कैसे पैर छू सकता है? मेरे घर में मेरे पिता हैं, मेरे आपके पिता हैं, मेरे चाचा हैं, मेरे कोई बड़ा सम्मानीय है, मैं बिल्कुल पैर छूंगा, दंडवत करूंगा। लेकिन एक बार जब मैं वर्दी पहन लूंगा तो फिर मैं उनके घर नहीं गया हूं, वो थाने आ रहे हैं पब्लिक फंक्शन में, पैर छूने का, एक वर्दी पहन के लोग पैर छू रहे हैं। यशवंत जी मैं आपसे इसमें, क्योंकि ये तो खुद ही पीछे जा रहे हैं पॉलिटिकल बॉसेस की, हम लोग पॉलिटिकल बॉसेस को कह रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां इसमें ठीक करें कुछ, इधर वर्दी पहन के भाई साहब जब खुद ही लेटे जा रहे हैं तो कौन राजनीतिक पार्टी को अच्छा नहीं लगेगा? यशवंत जी। आनंद भैया, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है सिविल सर्वेंट्स का, आईपीएस अफसरों का, पीपीएस अफसरों का, उसको भी गौर करिए आप। एक आदमी बचपन से ही चापलूस है, और चापलूसी गलत के खिलाफ न बोलने की आदत, किसी तरह काम निकालने का स्वार्थी, जिस उसका जैसा व्यक्तित्व है उसी व्यक्तित्व को लेके वो जाता है पढ़ने, और पढ़ाई करके रट्टा मार के वो उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो व्यक्तित्व तो बदला नहीं। और इधर आप ट्रेंड देखिए, यूपीएससी में जो जो आईटी के हैं, जो मेडिकल फील्ड के हैं, ये लोग ज्यादा सिलेक्ट हो रहे हैं। इनके अंदर कोई वैचारिक आग्रह नहीं होता है, समाज को लेकर कोई कंसर्न नहीं होता है, वो एक व्यक्तिवादी उनकी सोच होती है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के लोग जब को आप जिला दे देते हो, उनको आप पोस्टिंग देते हो, ये जनता के कंसर्न को फील ही नहीं करते। वो वही करते हैं जो ऊपर के बासेज कहते हैं। इधर मैंने खुद पिछले कुछ वर्षों से मैंने देखा है, नजदीक से कुछ अफसरों के साथ मैं बैठा हूं, तो उन लोगों की पूरी बातचीत में जनता चिंता में होते ही नहीं है। वो कहते हैं कि मैं प्रतिदिन एक काम कोई ऐसा जरूर कर देता हूं जिससे आम आदमी का भला हो। मैंने उनके पास हजारों एप्लीकेशन आती है, कोई एक एप्लीकेशन जेन्युइन किस्म का जो गरीब हो उसको वो पर्सनली लेके ठीक करते हैं, और वो कहते हैं कि मेरी उपलब्धि है। माने 99% आप फर्जी काम करते हो, 1% सही काम करके बड़े खुश हो रहे हो आप। तो पहले तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है यूपीएससी का, एग्जाम की पद्धति है, वो गलत है। दूसरी बात जो पैर छूने वाली आपने कही, मुझे लगता है कि इधर एक बड़ा भयावह मामला हो रहा है। जिस तरह से इन फोर्सेज का सांप्रदायिकरण किया जा रहा है, उनके दिमाग में भरा जा रहा है कि आप हिंदू हो और मुस्लिम हमारे दुश्मन है। ये जो एक मतलब परसेप्शन व्हाट्सएप विश्वविद्यालय के जरिए संघ और बीजेपी ने पूरा फैलाया हुआ है, तो वो हमारे सिपाही पुलिस बल में है और बहुत ही कस के भर गया है। तो आप देखिए, जब मतलब मुस्लिम्स के खिलाफ एक्शन की बात होती है तो ये पुलिस एकदम से सख्त हो जाती है, आक्रामक हो जाती है, बुरी तरह से उनके साथ उनका उत्पीड़न करती है। ये जो नया एक डेवलपमेंट है, पहले तो चलो जातिवादी थी कि यादव गुलाम सिंह जी आएंगे, अखिलेश आएंगे तो यादव बहुल लोग जो है तैनाती मिलेगी। इस समय योगी जी हैं तो ठाकुर लोगों को तैनाती ज्यादा मिल रही है, मायावती आएंगी तो दलितों को मिलेगा। लेकिन बीजेपी के इस दौर में जो है पुलिस फोर्स का जो सांप्रदायिकरण हुआ है, ये बहुत खतरनाक है। इसका एक उदाहरण मैं दे रहा हूं कि जो बुलंदशहर में इंस्पेक्टर मारा गया था, तो उसको इन्होंने स्टेब्लिश कर दिया कि साहब वो गो रक्षकों के साथ था, और जो मारने वाले हत्यारे हैं उनको बड़े बड़े पद मिल गए, वो जिंदा हैं। सोचिए आप, वही जो है विकास दुबे को जो है पूरे खानदान की कुंडली खत्म कर देते हो। लेकिन चूंकि बुलंदशहर में इंस्पेक्टर आपका मारा गया और वो बंदा योगी जी की पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो आप उसका कुछ नहीं कर पाते हो। तो ये बताता है कि दरअसल पुलिस फोर्स अपने आप में एक आपराधिक फोर्स है, और ये आपराधिक फोर्स इसलिए है कि ये बेसिकली अपराधी सत्ताधारी पार्टियों के हैं, सत्ताधारी पार्टी के लोगों के हैं।
मतलब बहुत साफ साफ दो उदाहरण है कि आप एक मामले में तो जो है दुश्मन को नेस्तनाबूद करते हो जो पुलिस फोर्स पे हमला करता है, दूसरे मामले में आप बिल्कुल छूते भी नहीं हो, वो बंदा पंचायत चुनाव भी जीतता है, बढ़िया से बड़े पद भी मिल जाते हैं, वो हीरो बना हुआ है। तो इनकी अपनी कोई रीढ़ नहीं है। रीढ़ इसलिए नहीं है क्योंकि वो गांव से सिले चले आए, घर से सिले चले आए, शहर से निकले, कहीं उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई वैचारिक, और उन्होंने जो है रट्टा मार के पढ़ाई करके सीख के, उनके पास दिमाग था, मेधावी थे, सिलेक्शन पा गए। अब वो पूरी जिंदगी जो है इसे मौज की नौकरी मानते हैं कि ऊपर के आदेश को फॉलो करो। बहुत कम लोग होते हैं अच्छे लोग हैं, नो डाउट। विजय शंकर जी हैं, और मतलब उनसे उनकी पूरी बातचीत से समझ में आता है, और हम लोगों ने देखा भी है कि बहुत जेन्युइन लोग हैं। अमिताभ ठाकुर को मैं मानता हूं कि जैसे भड़ासवार मीडिया के जरिए मीडिया के अंदर के बुराइयों को हम लोग उजागर करते हैं, तो अमिताभ ठाकुर को मैं मानता हूं कि वो पुलिस फोर्स के अंदर की दिक्कतों को रिप्रेजेंट करते हैं। वो इनर डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं लंबे समय से। उनको जबरिया रिटायर भी किया गया, लेकिन मुझे वो आदमी अच्छा लगता है। कम से कम उसमें सच बोलने की क्षमता है। किसी भी थाने से उगाही लिस्ट आती है, वो तुरंत उसको अपलोड कर देते हैं। उनकी जगह कोई और अपलोड करता है तो उस पर केस हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है। लेकिन चूंकि वो आईपीएस रहे हैं, तो वो अपलोड करते हैं, तो उससे दो काम होते हैं। एक तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, लोगों को हिम्मत आता है कि भाई चलो अभी भी सच करने वाले लोग हैं। तो मेरा मानना है कि जो भर्ती की प्रक्रिया है वो बहुत गड़बड़ है, और उसको गड़बड़ और बनाई गई है। मैंने आईटी और मेडिकल फील्ड के लोगों को ही ज्यादा ज्यादा भर्ती करो, क्योंकि इनके पास कोई सोशल कंसर्न नहीं होता है, कोई वैचारिक आग्रह नहीं होता है, कोई मतलब वो सिर्फ अपने करियर के लिए जो है करियरिस्टिक मानसिकता के होते हैं। वो बासेज को फॉलो करते हैं। बास ने जो कह दिया उठा लिया। कल आप उनके यहाँ बैठे हुए हो, बास ने कहा कि आप तो ये उठा ले, तो आप तो उठा लेगा वो, क्योंकि उनकी अपनी कोई लाइन ही नहीं होती है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि पुलिस फोर्स का जिस तरह से सांप्रदायिकरण किया गया है वो बहुत खतरनाक है, और ये एक इसको नए किस्म के गर्त में ले जाएगा। थर्ड जो है कि आज के दौर में अंडे को ले लीजिए। जिस तरह से जी पुलिस अपने ही महकमे के प्रति भेदभाव कर रही है, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। पुलिस अपने मामले में एकजुट हुआ करती थी, लेकिन अब तो साफ साफ दिख रहा है कि एक इंस्पेक्टर का मारा गया जो हत्यारा है वो फरार घूम रहा है, और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। तो मेरे यही दो तीन पॉइंट्स हैं कि ये सुधरने वाली कौम नहीं है। ये इसका बद से बदतर रूप दिन प्रतिदिन देखने को मिलेगा, और जेलों में 99% लोग मुझे लगता है कि निर्दोष भरे गए हैं। 5, 10, 15 केस हो गया, किसी भी एक छुटभइयों को उठाओ, उस पर सारे केस खोल दो और जेल भेज दो। तो ये सिलसिला लगातार चलता आ रहा है। एक नए क्रांति की शुरुआत जब तक नहीं होगी, एक नई मुहिम फिर से नहीं शुरू होगी, क्योंकि वो सही कहते हैं कि अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज सत्ता में हैं, और काले अंग्रेजों की अपनी लिठायत पुलिस है। आप अंग्रेजों के जमाने की जो बातें हैं कि कितने चंद अंग्रेज जो है इस देश पे राज कर रहे थे, करोड़ों अरबों लोग पे कुछ अंग्रेज राज कर रहे थे एशिया महाद्वीप पे लेके दुनिया के तमाम हिस्सों में। और यही भारतीय उनके फौजी भी थे जो इस देश के क्रांतिकारियों का उत्पीड़न करते थे, गोली मारते थे। तो भारत के कुछ खून में ऐसा है, डीएनए में ऐसा है कि हम लोग एक तो बड़े सहनशील और बहुत लास्ट तक झेलने की क्षमता रखते हैं, और बहुत जल्दी हम लोग रिएक्ट नहीं करते हैं। तो मेरा मानना है कि कुछ ही अंग्रेज जो है पूरे देश पे राज करते रहे कुछ लठैतों के जरिए, तो वैसे ही सत्ताधारी चुन के आते हैं, कुछ पुलिस फोर्स के जरिए वो राज करते हैं, और पुलिस फोर्स के खिलाफ गुस्सा भी दिखता है। जगह जगह थाने फूंक दिए जाते हैं, चौकियां फूंक दिए जाते हैं, क्योंकि अंततः जनता के पास रास्ता नहीं है। आप जब लगातार एक तरफा दमन करते हो तो कहीं ना कहीं जनता रिएक्ट करती है, तो फिर उसका बहुत बुरा रूप मिलता है। लेकिन पुलिस अपनी इज्जत बचाने के लिए, अभी आजमगढ़ का मामला है जहां पे एक दलित को घर को जो है पुलिस वालों ने बुलडोजर ले जाके तोड़ दिया, क्योंकि ऐसा आरोप है कि उन्होंने पुलिस के कुछ लोगों पे हमला किया था, हमला करने की कोशिश की थी। लेकिन वही मैं कहता हूं कि बुलंदशहर में जो है इंस्पेक्टर के हत्यारे जो लोग हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, जीत रहे हैं चुनाव, और सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, वहां पे पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। तो पुलिस ने अपने को खुद ही नंगा कर लिया है। इतनी नंगी कौम जो है मुझे लगता नहीं है कि किसी प्रशासनिक व्यवस्था में है। इतनी भ्रष्ट, इतनी नंगी, इतनी चरित्रहीन। अभी एक सीओ साहब का वीडियो वायरल हुआ है, छुट्टी लेके एक सिपाही के साथ गए और होटल में रंगरेलिया मनाते पकड़े गए। उनका वीडियो पूरा दुनिया ने देखा। तो मतलब आचरण की दुहाई दी जाती है। डीजीपी मुकुल गोयल ने अभी कहा है कि साहब थानों में ये बकायदे बोर्ड लगाया जाए कि सबसे अच्छा व्यवहार किया जाए। लेकिन आप जान रहे हैं हाल थानों का क्या है। और मुलायम सिंह के काल में जो है, जो किस तरह से
सलन प्रताप सिंह ने जो है मुख्तार अंसारी के जो है कि हथियार पकड़े थे और उनके साथ क्या हुआ, उन्हें बीजेपी आईटी सेल में काम करना पड़ा, अभी जाके योगी सरकार में उनके जो माफ हुए हैं। तो ऐसा नहीं किसी एक सरकार की बात है, हर सरकार में पुलिस का लठैत के रूप में इस्तेमाल होता रहा है। और पुलिस के लोग बेसिकली करियरिस्टिक लोग होते हैं। पुलिस को लोग तब गिड़गिड़ाते हैं जब उनकी नौकरी पे बनाती है, उनकी कमजोर नस उनकी नौकरी होती है। वो ऐसे जनता पे चढ़े रहेंगे, लेकिन जब आप उनकी नौकरी पे चढ़ाओ तो फिर वो आपके पैर पकड़ लेते हैं। ये माने ये है कि बहुत ही अपॉर्चुनिस्ट, बहुत ही चरित्रहीन, बहुत ही घटिया, बहुत ही विचारहीन एक फोर्स है ये। नहीं, लेकिन यशवंत जी, मैं थोड़ा सा इससे मेरा मतैक किस लिए है कि आपने ठीक कहा कि सीओ साहब की एक वायरल हो गई, हमारे कितने नेताओं की तस्वीरें की ये सब रंगरेलियां वायरल हुई हैं और हम उन्हीं को चुन भी लेते हैं। और कम से कम पुलिस को तो हम इस स्थिति में कहते हैं कि खराब आदमी है। यहां तो नेता को चुन लिया गया और अगर आपने कह दिया कि खराब है तो आप तो राष्ट्रद्रोही और देशद्रोही मालूम नहीं क्या क्या बना दिए जाएंगे आज की तारीख में, जो आज की व्यवस्था है। क्योंकि मैं ये मान रहा हूं कि रिफ्लेक्शन ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप है जो आज हो रहा है। मैं इसी को जरा यशवंत आपसे इसको जरा और थोड़ा कर लें इस पे बातचीत। ये जो एक थाने का ये सारे लोगों को पता हो गया है कि धीरे धीरे कि ये कौन सा थाना इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। मैं अपने दर्शकों को भी एक चीज बता दूं कि मेरे हिसाब से पॉलिटिशियंस के लिए आईपीएस अफसर से ज्यादा कांस्टेबल और इंस्पेक्टर ज्यादा जरूरी है। और उसका दो ही उदाहरण मैं दूंगा। पहला उदाहरण, बिहार में डीजीपी साहब पांडे जी थे, उन्होंने इस्तीफा दिया और उसी सीट से इंस्पेक्टर साहब ने भी कहा टिकट मुझे दे दो। डीजीपी साहब रह गए इस्तीफा देके अपना, वो अब क्या भजन कीर्तन कर रहे हैं मथुरा में जाके, और वो जो इंस्पेक्टर साहब थे वो इलेक्शन लड़ गए। दूसरा उदाहरण मैं और एक दे दूं जो बहुत कम लोगों को शायद मालूम हो, आप लोग गूगल करिएगा, मैंने इस पे शो भी किया है। एक नाम है सीआर पाटिल, गुजरात के भाजपा के अध्यक्ष हैं, गुजरात प्रदेश भाजपा के। कैरियर शुरू किए थे कांस्टेबल से, और कांस्टेबल भी ऐसे वैसे नहीं, वो जो बॉर्डर है वहां के कांस्टेबल थे, शराब के आने जाने में, और जेल गए, पुलिस ने ही सस्पेंड हुए, जेल भी गए। और उनका क्या मेटोरिक राइज है, उन्होंने कई 100 करोड़ के हो गए, अब वो 3-4 बार से एमपी हैं, उनके ऊपर 108 मुकदमे थे, सब खत्म हो गए। तो मेरा यह है कि अगर कहीं आप कैरियर देख रहे हैं तो कांस्टेबल इज अ बेटर ऑप्शन, या इंस्पेक्टर। आप ये आईपीएस हो जाते हैं तो फिर आपके लिए थोड़ा, आपका कोई इंस्पेक्टर ही आपको लंगड़ी मार देगा। ये भी जरा मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ये कांस्टेबल और इंस्पेक्टर, आजकल इंस्पेक्टर का डायरेक्ट एक्सेस है भाई बहुत से मंत्रियों के साथ। कौन सा ऐसा इंस्पेक्टर होगा जिसके फोन में 2-4 मंत्रियों के नाम ना हो, 2-4 मंत्रियों के फोन नंबर ना हो? यशवंत जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और जब ये पॉलिटिकल पार्टीज जनता के प्रतिनिधि ना होकर के हजारों लाखों करोड़ टर्नओवर की कंपनियां बन जाए, मुलायम सिंह यादव प्राइवेट लिमिटेड, मायावती प्राइवेट लिमिटेड, अमित शाह प्राइवेट लिमिटेड, जिनके प्रतिनिधि बंसल साहब यूपी में बैठे हुए हैं, और जाइए उनको आप चढ़ावा दीजिए और जो है मनचाहे नियुक्ति पाइए। तो जब ये लोग, मतलब ये ऐसा उद्योग है राजनीति का, सत्ता का, जहां एक पैसा निवेश किए बिना, कोई लाइसेंस लिए बिना आप हजारों करोड़ की उगाही कराते हैं। और उस उगाही की प्रक्रिया को जो एक्सीलरेट करता है, जो उसमें मददगार साबित होता है, वो सबसे अच्छे मित्र होते हैं। तो पुलिस में, विभाग में उगाही की प्रक्रिया को सर्वाधिक जमीनी तौर पर रिप्रेजेंट इंस्पेक्टर करता है। एक थाने का माई बाप इंस्पेक्टर होता है, थाने से पैसा जाता है। तो एग्जैक्टली वो वही सही आदमी है जहां पे पॉलिटिकल जो आका लोग हैं उन तक सही खबर पहुंच पाए, उनसे अपना स्कोर सेटल कर पाए, जो भी फील्ड में उनके जो है विधानसभा क्षेत्र में जो भी उनके दुश्मन है, अपोनेंट है, और जो उगाही का पैसा है वो उसका सही मालूमात उनको हासिल हो सके। तो बेसिकली ये चेन जो है कमाई की है। और मुझे एक मित्र ने समझाया था कि देखो, जब इस हमारी पूरी दुनिया की इकोनॉमिक व्यवस्था पूंजी केंद्रित है, आप चाहे कितना अच्छा अखबार हो, ईमानदार अखबार हो, आपका टर्नओवर कम है तो आपको जो सबसे भ्रष्ट, घटिया और बुरा अखबार होगा वो बढ़े टर्नओवर के कारण एक दिन आपको खरीद लेगा और सेकंड ब्रांड बना के अपनी ही कंपनी का पार्ट बना लेगा। तो ये बताता है कि जो बुरे सिक्के हैं, बुरे लोग हैं, वो दुनिया के नीति नियंता हैं। और इसके पीछे बड़ा कारण जो है आर्थिक कारण है।
कि पूंजी और मुनाफा को ही हमने सबसे बड़ा खुदा मान लिया है कि अगर जिस कंपनी का टर्नओवर ज्यादा है, मार्केट में जो सबसे बड़ा शहंशाह है, उससे ज्यादा पैसे वाला है, उसी की चलेगी। वही खेल नीचे तक गया है। आज जो है पॉलिटिक्स जो है पूरा पूंजी का खेल है। हमने ऐसा लोकतंत्र बना दिया है अब कि टिकट ही उसको मिलेगा जो लाखों करोड़ों खर्च कर सके, जिसके पास बाहुबली हो, जो इलाके में प्रति वोटर 2000 5000 रुपया देने की क्षमता रखता हो। अब सीधे सरल अच्छे लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो माने जो बुरा आदमी होगा पैसा खर्च करके चुनाव लड़के जीतेगा, तो वो पैसा निकालने की सेटिंग करेगा जमीनी स्तर पे। और इसमें बड़े काम आते हैं थानेदार साहब लोग। आईपीएस तो माने वो तो एक तरह से पढ़ाई लिखाई करके मेधा के बल पे वो आईपीएस बनता है और उसका अपना एक स्टेटस है। वो केवल उदार रहे, वो केवल ना करे, वो केवल हाँ करता रहे, उसकी नौकरी चलती रहेगी, उसे फील्ड पोस्टिंग मिलती रहेगी। और एक मैं जो मैंने अभी बात पूछी थी विजय शंकर जी से कि संजीव भट्ट और जसबीर सिंह वाला, तो अभी अमिताभ ठाकुर ने भी लिखना शुरू कर दिया है कि योगी जी उनसे इसलिए नाराज रहते हैं क्योंकि जब ये तैनात थे उन इलाकों में उन दिनों, तो इनकी जो ब्रिगेड थी योगी जी की, वो जो अराजकता करती थी उस पर लगाम लगाने की कोशिश अमिताभ ठाकुर ने की थी। जसबीर सिंह साहब को भी इसीलिए सस्पेंड किया गया, उनके खिलाफ लगातार उनका उत्पीड़न किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने योगी एंड कंपनी पे जो पूरा उस दौर में अराजकता फैलाए थे ये लोग जो है, उस पर लगाम लगाने की कोशिश की थी। और मुझे याद है कि योगी ने तब लोकसभा में भी जो आंसू बहाए थे वो जसबीर सिंह के कारण ही बहाए थे। और एक अधिकारी और नाम लूंगा जो उस समय आईएएस हुआ करते थे, डॉक्टर हरिओम, उनपे भी शिकंजा कस रहा है। उनपे भी एक घोटाले की कोई फाइल को निकलवा के और उनको भी जेल भेजने की पूरी तैयारी की जा रही है। मैंने इतने बड़े पद पे बैठा हुआ आदमी इतने छोटे दिल का हो सकता है कि वो एक एक स्कोर सेटल कर रहा है। सीएम बनते ही सबसे पहले खुद से मुकदमे हटाए उन्होंने, जो है अपने हिसाब से टीम गठित की। अब जाके उस समय फील्ड में तैनात अफसरों ने ईमानदारी से जो काम किया उसका नतीजा ये है कि उन्हें आज सस्पेंशन, उत्पीड़न और तमाम तरह की मानसिक दृढ़ाओं से गुजरना पड़ रहा है। संजीव भट्ट का मामला इसलिए ऐतिहासिक मामला है कि मुझे लगता है कि आईपीएस एसोसिएशन जो है, आईपीएस एसोसिएशन में ही अगर रीढ़ बची होती तो ये लोग कम से कम अपने 2 अफसरों के पक्ष में खड़े होते। ये ऐसे अफसर हैं जिनका ब्राइट करियर है, जिन पे कोई दाग नहीं है, और ये लोग जो है लगातार सच बोलने के चलते उत्पीड़ित हो रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि जो है आईपीएस अफसरों में कोई एकता भी है। आईपीएस एसोसिएशन एक नाचने गाने खाने पीने और बैठने का एक उपक्रम में मंच है। सालाना जलसा कर लीजिए आप लोग, सब लोग मिलके एक तरह के लोग जो है, लेकिन जनता के मुद्दे पे मुझे नहीं लगता है कि आईपीएस एसोसिएशन या आईपीएस अफसर एक मत होके लड़ पाने की क्षमता रखते हैं। इंडिविजुअल क्या लड़ेंगे ये लोग, संगठित रूप से संगठन के शेप में, संगठन की छतरी के तले आकर भी नहीं लड़ पा रहे हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात तो ये है। चलते चलते यशवंत जी, आपको एक जल्दी से क्विक रिएक्शन आपसे ले लूं, यशवंत जी और शोएब भाई सबसे। आपको मालूम नहीं आपने वो खबर पढ़ी कि नहीं पढ़ी, और मैंने पढ़ा और मुझे अजीब सा लगा। आप इस समय उत्तर प्रदेश में जो करीब करीब 1500 थाने हैं, मैं मोटी बात बोल रहा हूँ, 1500 थाने हैं, और जो सैंक्शन होने चाहिए वो 2900 की जरूरत है। तो 1500 थाने की जगह 2900 थाने होने चाहिए। हमारे पास जो इंस्पेक्टर साहब लोग हैं, जो निरीक्षक बोले जाते हैं 3 स्टार, वो 4000 हैं, और हमारे पास जो उप निरीक्षक एसआई और एसआई ये लोग 23000 हैं। मैं स्ट्रेंथ इसलिए बता रहा हूं कि इसी से रिलेटेड है। अभी एक जल्दी हाल के दिनों में 10 दिन पहले एक आया है ऑर्डर, जो पुराने ऑर्डर को चेंज करता है। अब किसी भी जिले में 50% थाने पे एसएचओ या एसओ जो हैं वो एसआई या एएसआई बनेंगे, और वो इसलिए बनेंगे कि उन्होंने बहुत अद्भुत काम किया है। तो यशवंत जी, चलते चलते आपने वो 4000 इंस्पेक्टर क्यों बनाए थे, और दूसरा ये है कि अद्भुत काम का क्या क्राइटेरिया होगा, ये कहीं नहीं डिसाइडेड है। तो मुझे लगता है कि वो एक अपनी फौज फिर वो एसपी साहब और एसएसपी साहब तैयार कर लेंगे वहां। यशवंत जी। इसके बारे में तो जो है पुलिस महकमे के लोग अच्छा बता पाएंगे, लेकिन जो मुझे एक चीज समझ में आती है कि ऐसा क्यों ना कर दिया जाए कि जो भी सरकार सत्ता में, जो भी पार्टी सरकार में आएगी, सत्ता में आएगी, उसके जो जिला प्रमुख हैं उसकी ही तैनाती इंस्पेक्टर के पद पर कर दी जाए। ये एक हालांकि मजाक की बात मैं कह रहा हूं, लेकिन सच्चाई यही है कि
जिस तरह से थाने पाने के लिए और फील्ड की पोस्टिंग पाने के लिए पुलिस अफसर नेताओं की परिक्रमा करते हैं, गरिमाहीन आचरण करते हैं, पैर छूते हुए उनके वीडियो वायरल होते हैं। रायबरेली में एक सीओ साहब के वीडियो, 2 वीडियो वायरल हुए। एक में तो वो नेताओं के पैर छू रहे हैं, शिवपाल यादव आए लपक के पैर छू लिए। लोगों को फोन करें। एक वीडियो में वो जो है रिक्शा वाले को मां बहन की गालियां दे रहा है, क्योंकि वीआईपी कोई रूट गुजर जाने वाला है रूट से जो है, और वो रिक्शा वाला कहीं चौराहे पे खड़ा था, तो वीआईपी के उस दौरे में रिक्शा वाला दिख न जाए चौराहे पे, इसलिए उसको मां बहन की गालियां दे रहा है। तो मैंने एक ही सीओ की 2 हरकतें दरअसल पूरे विभाग के चरित्र को उजागर करती है, और उन सीओ साहब के नाम के आगे डॉक्टर लगा है। मैंने काफी पढ़े लिखे हैं उनको। तो जो आदमी पीएचडी हो, खूब पढ़ा लिखा हो, ब्राह्मण श्रेष्ठ हो, माने सवर्ण हो, उसकी वर्दी पहन के जो ये पूरा उसका जो काम है, कदम है, दरअसल पुलिस की असली पहचान यही है कि वो जब अपने आचरण को वो इस तरह से सत्ता के साथ कनेक्ट कर लेते हैं कि उन्हें बिल्कुल कोई लोग भय, लाज, शर्म, नियम कानून, ट्रेनिंग, संविधान, है ना, प्रशिक्षण, सब भूल जाते हैं वो। तो जी, बस मैं अपनी बात में खत्म कर रहा हूं कि मुझे लगता है कि अब एक ऐसी व्यवस्था कर देनी चाहिए कि सत्ताधारी पार्टी के जो लोग हों, जैसे जो उनके ब्लॉक प्रमुख हों वो थाने के थानेदार बन जाए, जो जिला प्रमुख हो एसपी के ऊपर उनको राइट दे दिया जाए कि एसपी को मॉनिटरिंग करें। उससे क्या होगा कि तमाम तरह के तनाव खत्म हो जाएंगे और कोऑर्डिनेशन बड़ा अच्छा होगा। जिला प्रमुख के अंडर में एसपी काम करे। एक मांग और उठ रही है कि आईएएस बड़े बेलगाम हो गए हैं। मैंने जो हमारे जिले में मैंने पता किया कि वहां पे कोरोना काल में आईएएस अधिकारी महोदय ने काफी पैसे बनाए, जो है आजकल वो कहीं बड़े डम पोस्टिंग में चल रहे हैं। तो मतलब इन लोगों को अधिकार तो असीमित है, लेकिन उस असीमित अधिकार का ये सदुपयोग नहीं करते हैं। ये उन्हें असीमित अधिकार इसलिए दिया गया था कि वो जनता के हित में बिना सत्ता से डरे वो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसका इस्तेमाल बेसिकली दुरुपयोग किया जा रहा है और सत्ता के लोग करा रहे हैं। तो आईएएस के ऊपर जो जिला पंचायत अध्यक्ष होता है उसको बना देना चाहिए, और आईपीएस के ऊपर जो है जो पार्टी का जिला प्रमुख होता है उसको रख देना चाहिए। इस तरह से जो है 2 ये ग्रुप मिल के जो है जिला चलाए। मुझे लगता है कि कम से कम जनता पारदर्शी तो होगी, उसे पता रहेगा कि भाई हम जिला अध्यक्ष के यहाँ जाएंगे तो समस्या मेरी हल हो सकती है। पावर सेंटर भी 2 हो जाएंगे। पावर सेंटर 2 होने से कम जिम्मेदारी भी बढ़ी रहेगी। तो मैं बहुत देर से ये सोचता रहता हूँ कि पुलिस को दुरुस्त करने का क्या उपाय हो सकता है। मुझे लगता है कि पहला उपाय होता है प्रैक्टिकल हो जाना। जैसे मैंने जो है कि बहुत ही व्यवहारिक बन जाना। तो व्यवहारिक चीज यही है। जी मैं यशवंत यहाँ रोक रहा हूँ, और अगर वो दिन आ गया तो मेरे ख्याल में फिर वो घूस के रेट भी अपना डिसाइड हो जाएंगे। ये सब हम लोगों को मांग करनी चाहिए कि घूस का रेट बिल्कुल डिसाइड कर दो, लिख दो दफ्तर में घुसने से पहले कि इस काम का इतना घूस, इतना घूस, कि उसको सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा सर, सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा और सरकार चाहती है रेवेन्यू बढ़ाना। वर्क कल्चर भी अच्छा होगा। मेरा विषय ही है कि नए भारत का निर्माण हम लोग इसी तरह से करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का पुलिस जैसे विषय को पे बात करने के लिए। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।